नाउ दिस इज ट्यूबरकुलोसिस। आर ओ क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पीरियड। ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ केसेस इन्फेक्टेड बाय वन केस ऑफ दैट इन्फेक्शन, यानी टीबी का एक केस कितने और लोगों को इन्फेक्ट करेगा, उसको आर ओ बोलते हैं। तो ओवरऑल जैसे कोविड का आर ओ नंबर जो था वो था, मतलब आर नोट, वो था 2.5, और इंडिया में कोविड का था 1.29। कोविड-19 में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी दिखती है चेस्ट एक्सरे पे, एंड दिस इज अ सर्कमस्क्राइब्ड लंग कैविटी विच इज सीन इन द राइट अपर लोब ऑन चेस्ट एक्सरे। ये टीबी में दिखती है कैविटी। ठीक है। अब आर नोट फॉर टीबी इज 1.2। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्राइमरी टीबी और घोन फोकस। प्राइमरी टीबी की सबसे ज़्यादा कॉमन साइट जो होती है ना, वो राइट अपर लोब का लोअर पार्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी टीबी, जिसको घोन फोकस भी बोलते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द अपर लोब या फिर अपर पार्ट ऑफ द लोअर लोब, मतलब यहाँ पे होता है। एंड एपेक्स इज़ द साइट फॉर रीएक्टिवेशन टीबी। ठीक है। सेकेंडरी टीबी या पोस्ट प्राइमरी टीबी। प्राइमरी यहाँ पे होती है, एपेक्स पे रीएक्टिवेशन, या सेकेंडरी या पोस्ट प्राइमरी। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, उसके बाद होती है प्लूरा में, और उसके बाद होती है जेनिटो यूरिनरी टीबी। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी सबसे कॉमनली कहाँ होती है? लिम्फ नोड्स में। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी कराती है। अगर घोन फोकस टॉन्सिल्स में डेवलप हो, घोन फोकस काफ़ी जगह डेवलप हो सकता है, पूरी बॉडी में, लिवर में, लंग्स में। ठीक है। इवन क्या कहते हैं, प्लूरा में, अलग अलग जगह डेवलप हो सकता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। तो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी कोज कराता है अगर टॉन्सिल्स में घोन फोकस हो रहा है तो, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। लिम्फ नोड्स गेट बिगर, अल्टीमेटली रप्चर, एंड पस escapes into the soft tissues, leads to cold abscess in the neck, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। कोल्ड एब्सेस होती है अगर लिम्फ नोड्स रप्चर कर जाएं तो, पस बन जाती है उनमें। कोल्ड एब्सेस मतलब पेन नहीं होता इसमें। इस कोल्ड एब्सेस की मैनेजमेंट होगी एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी 6 महीने के लिए। एंटी ग्रेविटी ड्रेनेज करेंगे ताकि फिस्टुला ना बने। ठीक है। इंसिजन ड्रेनेज नहीं करेंगे, इंसिजन ड्रेनेज करने से फिस्टुला फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोल्ड एब्सेस के अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जिंदा बैक्टीरिया होते हैं, डेड नहीं होते। अब अगर घोन फोकस के साथ में इप्सिलैटरल मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हैं तो उसको घोन्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर घोन फोकस के साथ में इप्सिलैटरल मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हैं तो उसको घोन्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और अगर उस पूरे घोन्स कॉम्प्लेक्स की कैल्सिफिकेशन हो गई है तो उसको रैंकी फोकस बोलते हैं, या फिर रैंकी कॉम्प्लेक्स। So Ghone's complex with concomitant same-sided lymphadenopathy is called as Ghone complex. And Ghone's complex is most common presentation is asymptomatic. इसकी सबसे common presentation asymptomatic होती है। Ghone's focus सब प्लूरल होता है क्योंकि मीडियास्टिनम में होता है और लंग्स में होता है, तो सब प्लूरल है। ये इरप्ट कर सकता है और प्लूराइटिस कर सकता है इंडिविजुअल में। प्लूराइटिस हो सकता है अगर ये इरप्ट हो गया, क्योंकि ये सब प्लूरल है। और अगर प्लूराइटिस हो गया तो चेस्ट पेन होगा, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, और फीवर होगा प्लूराइटिस के कारण। साथ में घोन्स कॉम्प्लेक्स के कारण दो चीज़ें और दिखती हैं, एक तो टांग में और एक आँख में। ठीक। तो इरिथमा नोडोसम ऑन द शिन, शिन के ऊपर इरिथमा नोडोसम, घोन्स कॉम्प्लेक्स, और आँख में फ्लिक्टैनुलर कंजंक्टिवाइटिस विच इज़ अ रिएक्शन टू ट्यूबरकुलर बैसिलाई। सो घोन्स कॉम्प्लेक्स की कहाँ कहाँ पे मैनिफेस्टेशन होती है? एक तो इरिथमा नोडोसम ऑन द शिन एंड फ्लिक्टैनुलर कंजंक्टिवाइटिस इन द आई विच इज़ अ रिएक्शन टू ट्यूबरकुलर बैसिलाई। अब घोन्स फोकस जो है ना, उसकी दो पॉसिबिलिटीज़, दो फेट होते हैं बॉडी में। या तो वो रिजॉल्व हो सकता है, बॉडी जो है वो इससे फाइट करे और इसको ख़त्म कर दे। हाउ? थ्रू कैल्सिफिकेशन। या तो घोन्स फोकस की कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है। या फिर अगर इम्यूनिटी कम है तो वो प्रोग्रेस करेगा। तो पहला है कि अगर बॉडी ने ट्राई किया इसको लिमिट करने का, ठीक है, जो घोन्स कॉम्प्लेक्स था यानी लिम्फ नोड्स और घोन्स फोकस, उसकी कैल्सिफिकेशन करवा दी बॉडी ने। सो बाय कैल्सिफिकेशन अराउंड द लोकस, अराउंड द फोकस एंड लिम्फ नोड, तो बन जाएगा हमारा रैंके कॉम्प्लेक्स। और रैंके कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है, ये साइन है कि गुड इम्यूनिटी है।
लेकिन अगर अच्छी इम्यूनिटी नहीं है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज डिक्रीज्ड, लो इम्यूनिटी, देन देर इज प्रोग्रेशन विच इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोग्रेसिव पल्मोनरी टीबी। प्राइमरी पल्मोनरी टीबी ही है लेकिन प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस कर रही है, लिमिट नहीं हो रही। सो इसमें क्या होगा, ये आगे बढ़ेगी तो प्लूरा को इन्वॉल्व करेगी और प्लूरल इफ्यूजन होगा, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। ठीक है, देर इज़ अ कैविटी फॉर्मेशन, कैविटी बनेगी लंग के अंदर, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव पल्मोनरी टीबी। लिम्फ नोड और एनलार्ज करेगी, ठीक है, और एग्जिबिट करेगी बोल वोल्व इफेक्ट, डिफेक्ट नहीं है ये, इफेक्ट है। एंड लोबर इन्फ्लेशन, क्या होगा कि लिम्फ नोड का साइज बढ़ रहा है, उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है ब्रोंकाई वगैरह में। ऑब्स्ट्रक्शन के, वो ऑब्स्ट्रक्शन एक वोल्व की तरह काम कर रही है, बोल वोल्व की तरह। ठीक है, बोल वोल्व क्या काम होता है कि ये इंस्पिरेशन तो अलाउ करती है लेकिन एक्सपिरेशन अलाउ नहीं करती, एक्सपिरेशन के टाइम पे बंद हो जाती है। तो लिम्फ नोड जो एनलार्ज्ड है, इट एग्जिबिट्स अ बोल वोल्व इफेक्ट, और उसके वजह से लोबर इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, क्योंकि इंस्पायर तो हो रहा है, एक्सपायर नहीं हो रहा। सेगमेंटल कोलैप्स देखने को मिलता है और ट्यूबरकुलर निमोनिया देखने को मिलता है अगर इम्यूनिटी कम है इन प्राइमरी प्रोग्रेसिव पल्मोनरी टीबी। अब है पोस्ट प्राइमरी टीबी। प्राइमरी हो गई, रिजोल्व हो गई, उसके बाद रीएक्टिवेशन हो रही है या फिर अडल्ट में रीएक्टिवेट हो रहा है। अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बाद में लेटर ऑन लाइफ में कम हो जाए, ठीक है, पहले ठीक थी, ठीक हो गया था, लिमिट हो गया था इन्फेक्शन, लेकिन आगे जाके कभी लिमिट हो गई, कम हो गई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो क्या होगा कि रीएक्टिवेशन हो रही है टीबी की, या फिर पोस्ट प्राइमरी टीबी जिसको बोलेंगे। बैक्टीरिया डिससेमिनेट हो सकता है डिफरेंट साइट्स में। पहली बार तो सिर्फ पल्मोनरी टीबी होकर काम चल गया था, लेकिन अब डिससेमिनेशन होता है रीएक्टिवेशन में। और रीएक्टिवेशन के टाइम पे जो डिससेमिनेशन होता है वो लंग्स के अंदर ही हो सकता है, जैसे कि लंग्स के आसपास हो सकता है, जैसे कि पर्ल लीजन। पर्ल लीजन कहाँ पे होता है, सुप्रा क्लेविकुलर होता है, ये एक एक्टिव लीजन होता है। ठीक है, सो पर्ल लीजन, सुप्रा क्लेविकुलर लीजन विच इज़ एन एक्टिव लीजन। या फिर आसमान फोकस हो सकता है जो कि इंफ्रा क्लेविकुलर होता है। ठीक है, सो जो ये प्राइमरी फोकस था यहाँ से डिसएमिनेशन होकर इंफ्रा क्लेविकुलर आसमान फोकस, सुप्रा क्लेविकुलर पर्ल लीजन। अगर सुप्रा क्लेविकुलर एक्टिव है तो पर्ल लीजन है, अगर इनएक्टिव है तो साइमन फोकस बोलते हैं। साइमन फोकस इज सुप्रा क्लेविकुलर लीजन विच इज़ एन इनएक्टिव लीजन। अगर ये डिसएमिनेशन पल्मोनरी वेन में हो रहा है, ठीक है, तो ये डिसएमिनेशन के कारण होगा पल्मोनरी वेन में अगर जा रहे हैं तो, और वहाँ पे जो फोकस बनाएगा उसको बोलते हैं वीगर्ट फोकस इन पल्मोनरी वेन। अगर सीएनएस में जाके ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कर रहा है तो रिच फोकस बनाएगा सीएनएस में जाके। लिवर में जाके साइमंड्स फोकस बनाएगा। अब साइमन फोकस सुप्रा क्लेविकुलर इनएक्टिव लीजन है और साइमंड्स फोकस है लिवर में। सो पर्ल लीजन, आसमान फोकस, विगर्ट फोकस, रिच फोकस, साइमंड्स फोकस एंड साइमन फोकस। अब कैविटी फॉर्मेशन जो है ना वो बढ़ती रहेगी साइज़ में, साइज़ बढ़ेगा जिसके कारण डैमेज होगा और आसपास का टिश्यू इरोड होगा, जैसे कि ब्रोंकियल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी वगैरह ये इरोड होने लगेंगे, जिसके कारण हेमोप्टिसिस भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे लंग की कैविटी साइज बढ़ता रहेगा तो स्प्यूटम और ज़्यादा कलेक्ट होता रहेगा और बैक्टीरिया की अमाउंट भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो AFB सो कैविटी साइज जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे एसिड फास्ट बेसिलाई पॉजिटिव स्प्यूटम आने का चांस भी बढ़ता है, क्योंकि जितना स्प्यूटम कलेक्ट होगा उतना ज़्यादा ही बैक्टीरियल लोड भी होगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि AFB पॉजिटिव स्प्यूटम सैंपल होगा। ठीक है, छोटी कैविटी साइज में AFB नेगेटिव होने के चांसेस रहते हैं। सो स्प्यूटम फॉर AFB इज पॉजिटिव विच मीन्स इट हैज़ अ लार्ज कैविटी which has a more bacterial load. Sputum for AFB is negative which means it has a small cavity. This cavity which is enlarging in size, it can also erode into blood vessels. Most common blood vessel involved is bronchial artery and it will lead to hemoptysis. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी टीबी की, फीवर होगा, लेकिन फीवर इवनिंग में ज़्यादा होगा, इवनिंग में राइज करेगा टेम्परेचर, रात को स्वेट्स आएंगे, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस होगा और डिक्रीज्ड एपेटाइट होगी, पेशेंट को भूख कम लगेगी, हेमोप्टिसिस होगा, क्लबिंग होगी और SIADH देखने को मिलेगा। SIADH और कहाँ देखा था, लीजनियर्स डिजीज़ में, टीबी में भी SIADH देखने को मिलेगा, क्लबिंग होगी, हेमोप्टिसिस होगा। अब मैसिव हेमोप्टिसिस किसे कहते हैं, अगर हर रोज़ 600 ml ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है,
तो इसको मैसिव हेमोप्टिसिस कहते हैं। और इसका लीडिंग कॉज टीबी होता है। सोर्स क्या होता है ब्लीडिंग का? ब्रोंकियल आर्टरी। और ट्रीटमेंट क्या होती है? ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अब हेमोप्टिसिस मैसिव हो सकता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, या नॉन लाइफ थ्रेटनिंग हेमोप्टिसिस भी हो सकता है। अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो उसमें ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन करनी होती है, साथ में रिजिड ब्रोंकोस्कोपी करनी होती है जो कि एक पैलिएटिव मेजर होता है टू कीप द एयरवे पेटेंट, सांस आता रहे, ठीक है, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो रही है, एयरवे कैन बी ऑब्स्ट्रक्टेड, तो उसको पेटेंट रखने के लिए रिजिड ब्रोंकोस्कोपी भी करी जाती है, विच इज़ ए पैलिएटिव मेजर। वरना ट्रीटमेंट क्या होता है? ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। लेकिन अगर नॉन लाइफ थ्रेटनिंग हेमोप्टिसिस है तो इसमें हम रिजिड ब्रोंकोस्कोपी नहीं करते, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी करते हैं और बायोप्सी लेते हैं, ठीक है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ से बायोप्सी लेते हैं और लोकल हेमोस्टेसिस करवा देते हैं, ठीक है। और इससे पहले फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो होता है HRCT चेस्ट, जो कि हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में कि ये वेस्कुलर ब्लीडिंग है या फिर कोई पैरेन्काइमल लीजन है उसके वजह से ही ब्लीडिंग हो रही है बस, या फिर कोई वेसल इंजर्ड है। तो HRCT इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन अगर ब्लीडिंग लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, हेमोप्टिसिस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो HRCT चेस्ट करेंगे टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेस्कुलर एंड पैरेन्काइमल लीजन, और फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, बायोप्सी लेंगे और साथ में लोकल हेमोस्टेसिस करवा देंगे। अब एक एन्यूरिज्म होता है रैसमसन्स एन्यूरिज्म, टीबी में देखने को मिलता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द पल्मोनरी आर्टरी नॉट ब्रोंकियल आर्टरी। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा होता है तो एन्यूरिज्म बन पाता है, ठीक है, लेकिन ब्रोंकियल आर्टरी सीधी रप्चर हो जाती है क्योंकि इसमें कनेक्टिव टिश्यू कम होता है ब्रोंकियल आर्टरी में, ये सीधा रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग हेमोप्टिसिस कोज करा देती है। पल्मोनरी आर्टरी में हमें हेमोप्टिसिस नहीं करवाएगी, पल्मोनरी आर्टरी इज अ लार्ज ब्लड वेसल, इसमें एन्यूरिज्म बनता है, ठीक है। तो रैसमसन एन्यूरिज्म इज सीन इन पल्मोनरी आर्टरी, प्रेजेंट इन द पल्मोनरी आर्टरी एंड कॉमनली सीन इन ब्रोंकियल टीबी, occurs in the pulmonary artery not in the bronchial artery because the bronchial artery is having less connective tissue। अब है डिससेमिनेटेड टीबी, टीबी जो कि डिससेमिनेट हो गई है, दूसरी जगह पर चली गई है। कैसे जाएगी? अगर किसके थ्रू जाएगी? ब्रोंकियल वेन के थ्रू, पहले हार्ट में जाएगी और हार्ट फिर भेजेगा पूरी बॉडी के पास, ठीक है। तो लंग्स से हार्ट में अगर टीबी को जाना है तो ऑब्वियसली ब्रोंकियल वेन के थ्रू जाएगी और हार्ट फिर पंप करेगा ऑल ओवर द बॉडी थ्रू आयोटा, ठीक है। और अगर वो हार्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पंप करेगा तो कहाँ जाएगी वो टीबी? वापस लंग्स के पास जाएगी और मिलियरी टीबी करवाएगी। सो हार्ट कैन पंप इट टू ऑल ओवर द बॉडी और टू द लंग्स कॉजिंग मिलियरी टीबी। सो इफ डिससेमिनेशन इज थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टू बोथ द लंग्स इट कॉजेज मिलियरी टीबी और चेस्ट एक्सरे पे स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिखेगी। पैथोग्नोमोनिक फीचर क्या होगा डिससेमिनेशन का? बॉडी में कोरोइड ट्यूबरकल्स दिखेंगे, आँख में फंडस एग्जामिनेशन पर कोरोइड ट्यूबरकल्स दिखेंगे, विच इज़ ए पैथोग्नोमोनिक फीचर फॉर डिससेमिनेटेड टीबी। और अगर मिलियरी टीबी है तो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिखेगी चेस्ट एक्सरे पे। अब ऑब्वियसली टीबी में कैविटी बन रही है, तो कैविटी के ऊपर अगर स्टेथोस्कोप लगा के हम सुनेंगे ना तो एम्फोरिक ब्रीदिंग सुनाई देगी, ठीक है। एम्फोरिक ब्रीदिंग क्या होता है? एम्फोरस इज़ फॉर एक ग्लास, ठीक है, या फिर एक जार। तो जार में अगर हम ब्लो करते हैं एयर तो एक साउंड आती है, उसी तरह की साउंड सुनाई देती है क्योंकि कैविटी इज़ लाइक अ जार। और इसमें जब हवा आती है ना, जब पेशेंट खांसता है, खांसने के बाद यहाँ पे स्प्यूटम कम बचता है, तो उसके बाद पोस्ट टसिव सक्शन होता है एयर का इंस्पिरेशन के दौरान। तो पोस्ट टसिव सक्शन होता है और एम्फोटेरिक ब्रीदिंग होती है, एम्फोरिक ब्रीदिंग होती है एंड पोस्ट टसिव सक्शन। नाउ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, हमने देखा था कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी सबसे ज़्यादा लिम्फ नोड में होती है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी कराती है, उसके बाद प्लूरा में और उसके बाद जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट में, ठीक है। प्लूरा में होता है तो उसको प्लूरल टीबी बोलते हैं। सो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है तो सबसे ज़्यादा लिम्फ नोड में होती है, फिर प्लूरा में प्लूरल टीबी, फिर जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट में। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस जो मिलियरी टीबी में होती है वो टीबी में तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगी चेस्ट एक्सरे में, और किस में देखने को मिलेगी? सिलिकोसिस में, हीमोसिडेरोसिस में, वेरिसेला जोस्टर निमोनिया में, ओल्डर एज ग्रुप में जो निमोनिया हो रहा है थ्रू वेरिसेला जोस्टर
उसमें स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगी। पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस में भी स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगी। पल्मोनरी की एल्वियोलाई में प्रोटीनोसिस या फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम में भी रेयरली स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगी। अब प्लूरल टीबी है जो कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, इट इज़ डायग्नोस्ड बाय प्लूरल बायोप्सी। ठीक है, प्लूरल बायोप्सी करेंगे और उसके ऊपर फिर सीबीनाट करेंगे। प्लूरल बायोप्सी का सैंपल के ऊपर सीबीनाट करेंगे। दिस इज़ द डायग्नोसिस फॉर प्लूरल टीबी। प्लूरल टीबी इट कैन बी इन्वॉल्व इन प्राइमरी टीबी एज वेल, सेकेंडरी टीबी एज वेल, एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी तो है ही है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? फीवर, वेट लॉस, इवनिंग राइज इन टेम्परेचर, नाइट स्वेट्स, प्लूराइटिक चेस्ट पेन ऑब्वियसली, एंड प्लूरल रब इज़ हर्ड ऑन डीप इंस्पिरेशन। अब प्लूरा में अगर टीबी है तो डीप इंस्पिरेशन के टाइम पे प्लूरल रब सुनाई देगा ऑस्कल्टेशन पे। ठीक है, थोरैकोसेंटोसिस से फ्लूइड निकालेंगे तो वो फ्लूइड स्ट्रो कलर्ड होगा क्योंकि इन्फेक्शन है टीबी प्लूरा के अंदर, तो थोरैकोसेंटोसिस में स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड दिखेगा और फ्लूइड में लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, और शुगर कम होगी, शुगर विल बी डिक्रीज्ड, प्रोटीन विल बी इंक्रीज्ड, lymphocytes will be there, sugar less, protein more in the pleural fluid. स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होगा प्लूरल टीबी के डायग्नोसिस के लिए? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो ऑब्वियसली सीबी नाट है प्लूरल बायोप्सी के स्पेसिमेन पे, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए हम ब्लड में एडिनोसिन डी एमिनेज लेवल्स को चेक कर सकते हैं फॉर स्क्रीनिंग डायग्नोसिस फॉर प्लूरल टीबी, एडिनोसिन डी एमिनेज लेवल्स। अब HIV और टीबी अगर साथ साथ हैं, HIV पेशेंट में टीबी हो रही है तो इसमें क्या होता है ना, जो कैविटी है वो छोटी होती है, बड़ी नहीं होती। ठीक है, कैविटी स्मॉल तो AFB ऑब्वियसली स्प्यूटम AFB के लिए नेगेटिव होगा। मैंटॉक्स टेस्ट भी नेगेटिव आता है, ऑब्वियसली फॉल्स नेगेटिव होगा क्योंकि टीबी तो है लेकिन नेगेटिव आ रहा है टेस्ट। चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल दिखता है। ठीक है, डिसएमिनेशन इज़ मोर कॉमन। HIV वाले टीबी में डिसएमिनेशन टीबी ज़्यादा होती है, सो CSF में सीबी नाट करेंगे, गैस्ट्रिक लवाज पे सीबी नाट करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा? ATT अलॉन्ग विद कम्बिनेशन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, लेकिन एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी पहले स्टार्ट करेंगे, उसके 2 हफ्ते बाद हम कार्ड स्टार्ट करेंगे, वरना किसके होने के चांसेस होते हैं? आयरिस के, इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। सो टू प्रिवेंट दिस वी स्टार्ट ATT एंड आफ्टर 2 वीक्स वी स्टार्ट HIV ट्रीटमेंट। रिफैम्पिसिन अगर हम प्रोटीज इनहिबिटर विच इज़ अ पार्ट ऑफ कार्ट, उसके साथ अगर हम रिफैम्पिसिन देंगे ना जो कि एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी में है, तो ड्रग इंटरेक्शन होने के चांस होते हैं, इसलिए हम रिफैम्पिसिन की जगह पे रिफैबिटिन यूज़ करते हैं। समरी क्या है? प्राइमरी टीबी है वो इन्वॉल्व किसको करती है? लोअर पार्ट ऑफ द अपर लोब को। सेकेंडरी टीबी एपेक्स को। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को या प्लूरा को या फिर जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट को। डिसएमिनेटेड टीबी को हम चेक कर सकते हैं थ्रू फंडस एग्जामिनेशन, उसमें कोरोइड ट्यूबरकल्स दिखेंगे। लंग्स में अगर जा रही है तो मिलियरी टीबी दिखेगी, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिखेगी। कंजेनाइटल टीबी की साइट जो होती है वो लीवर होती है। कंजेनाइटली अगर टीबी प्रेजेंट है बच्चे में तो लीवर में होगी वो टीबी। HIV टीबी के साथ है तो कैविटी स्मॉल होती है, मैंटॉक्स फॉल्स नेगेटिव होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। गोन फोकस जो होता है वो लंग्स में भी दिख सकता है, टॉन्सिल्स में भी दिख सकता है, आइलियम में भी दिख सकता है। अगर स्वेलो कर लिया स्प्यूटम तो आइलियम में जाके गोन फोकस बन सकता है, या फिर अगर अनपेस्चराइज्ड मिल्क पी रहा है कोई तो माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है वो उस अनपेस्चराइज्ड मिल्क में था जो कि स्वेलो किया और इलियम में जाके गोन फोकस बना दिया। या लिवर में भी गोन फोकस बन सकता है, सो लंग्स, टॉन्सिल्स, आइलियम, लिवर। HIV में अगर CD4 काउंट के बेसिस पर अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं। अगर CD4 काउंट 500 से कम है तो टीबी के चांसेस होते हैं, 200 से कम है तो न्यूमोसिस्टिस जिरोविसाई, 100 से कम हो गया तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और 50 से भी कम हो गया तो माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुलर या फिर CMV रेटिनाइटिस के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, वर्कअप क्या होगा? जीन एक्सपर्ट सीबी नाट से करते हैं। पहले तो अगर स्मीयर तो पॉजिटिव है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अगर टीबी दिख रही है तो ऑब्वियसली कन्फर्म हो गई है टीबी, ऐसे ही तो दिखेगा नहीं। सो अगर स्मीयर पॉजिटिव है तो चाहे चेस्ट एक्सरे पॉजिटिव हो या ना हो, इट इज़ अ माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्म्ड टीबी। लेकिन अगर स्मीयर नेगेटिव है तो फिर चेस्ट एक्सरे पॉजिटिव हो या ना हो हम सीबी नाट करेंगे ज़रूर। ठीक है, अगर स्मीयर नेगेटिव है तो, या फिर स्मीयर नेगेटिव और चेस्ट एक्सरे अवेलेबल नहीं है, क्लिनिकल सस्पिशन है। ठीक है,
जैसे HIV में हमें चेस्ट एक्सरे नॉर्मल दिखता है, तो अगर पीपल लिविंग विद HIV हैं, स्मीयर नेगेटिव है, तो CB0 करेंगे। या फिर अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB है तो भी हम CB0 करेंगे। CB0 से हम TB डायग्नोस भी कर सकते हैं और रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं। CB0 कैन शो वेदर द इन्फेक्शन इज रिफैम्पिसिन सेंसिटिव और रेजिस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर CB0 के बाद भी रिफैम्पिसिन इनडिटर्मिनेट लग रहा है तो हम रिपीट करेंगे CB0 को, या फिर लिक्विड कल्चर करेंगे बैकटैक, ठीक है। इंडिकेशंस क्या हैं CB0 की? हमने देखा कि एक तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB है तो करेंगे CB0, या फिर अगर HIV वाले लोग हैं तो करेंगे CB0। अगर स्मीयर नेगेटिव है, स्मीयर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर स्मीयर नेगेटिव है तो चाहे चेस्ट एक्सरे पॉजिटिव हो या अनअवेलेबल हो या नेगेटिव हो, हम करेंगे CB0। एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है तो CSF सैंपल पे करेंगे, गैस्ट्रिक लवाज पे करेंगे CB0। पीडियाट्रिक ट्यूबरकुलोसिस है तो भी हम करेंगे CB0। अगर बच्चे में 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार है, कफ है जो ठीक नहीं हो रही, या फिर वेट लॉस हो रहा है 5% का 3 महीने के अंदर, तो हम CB0 करेंगे पीडियाट्रिक ट्यूबरकुलोसिस में। अ चाइल्ड हैविंग फीवर मोर देन 2 वीक्स, अनरेमिटेंट कफ एंड वेट लॉस ऑफ 5% ओवर 3 मंथ्स। फिर है इनवॉलेंट्री वेट लॉस किसे बोलते हैं? बच्चे में तो हमने देख लिया कि 5% 3 महीने में, बड़े में क्या होता है 5% वेट लॉस 6 महीने में, उसको इनवॉलेंट्री वेट लॉस कहते हैं। या फिर 10 LBS वेट लॉस ओवर 6 मंथ्स। कैटेगरी B सिम्टम्स जो होते हैं हॉजकिन लिम्फोमा में उसमें हम इनवॉलेंट्री वेट लॉस बोलते हैं जब 10% वेट लॉस हो रहा हो 6 महीने में। सो कैटेगरी B सिम्टम में इनवॉलेंट्री वेट लॉस हॉजकिन लिम्फोमा में इज 10% वेट लॉस। ट्रीटमेंट, अब कैटेगरी 1 है जिसमें ट्रीटमेंट कुछ होगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB है जिसमें कुछ और होगा, XDR TB है जिसमें कुछ और होगा, ठीक है। तो कैटेगरी 1 में क्या होता है कि न्यूली डायग्नोज्ड है पेशेंट, स्मीयर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, या फिर पहले ट्रीट हो चुका है वापस रीएक्टिवेशन हो रहा है, तो उसमें हम देंगे 2 महीने HRZE, 4 महीने HRE, यानी टोटल 6 महीने। 2 महीने पहले चारों ड्रग और 4 महीने 3 ड्रग सिर्फ। 2 महीने 4 ड्रग कौन सी हैं? आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल, और बाद में आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, इथैम्ब्यूटोल। Combining the drugs is important to deal with different species of bacteria having different rates of multiplication. Drug sensitivity testing is also important. Rifampicin resistance किस जीन के कारण होती है? RPO-B जीन के कारण। Rifampicin resistance is due to RPO-B जीन। अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB है तो रेजिस्टेंस इज आइदर टू आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन, इन दोनों में से किसी के भी खिलाफ भी अगर रेजिस्टेंट है तो बोलेंगे MDR TB। और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा? लिवोफ्लोक्सासिन, मतलब 6 महीने ये सारे ड्रग्स और 18 महीने कानामाइसिन के अलावा सारे ड्रग्स। तो 2 साल ट्रीटमेंट चलता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB में, 6 महीने नहीं चलता, 2 साल चलता है। पहले 6 महीने ये 6 ड्रग्स और बाद में 18 महीने ये 5 ड्रग्स कानामाइसिन के अलावा। ड्रग्स क्या क्या हैं? लिवोफ्लोक्सासिन, कानामाइसिन, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल। कैसे याद करेंगे? लकेट सजी, ठीक है, या फिर लेट सजी 18 महीने में। L फॉर लिवोफ्लोक्सासिन, कानामाइसिन, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल, ठीक है। कौन सी ड्रग नहीं देते 18 महीने? कानामाइसिन। XDR TB है अगर, उसका मतलब क्या है कि आइसोनियाजिड या फिर रिफैम्पिसिन के खिलाफ भी रेजिस्टेंस है, साथ में सेकेंड लाइन ड्रग्स जो हैं जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स उनके खिलाफ भी रेजिस्टेंस है, और एक सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल के खिलाफ भी रेजिस्टेंस है, यानी कि या तो एमिकासिन, कानामाइसिन या कैप्रियोमाइसिन के खिलाफ भी रेजिस्टेंस है, जो कि इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे फिर XDR TB में? 3C2E पब। 3C मतलब साइक्लोसिरिन, कैप्रियोमाइसिन एंड क्लोफाजिमिन। E का मतलब है इथियोनामाइड और इथैम्ब्यूटोल। पब में P फॉर पायराजिनामाइड, B फॉर बेडाक्यूलिन और E फॉर मतलब ऊपर वाली ड्रग्स जैसे कि कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसिरिन, क्लोफाजिमिन, इथियोनामाइड, इथैम्ब्यूटोल और साथ में लिनोसोलिड, ठीक है। तो 6 से 12 महीने हम CE देते हैं और पब देते हैं 18 महीने के लिए। DOTS 99 इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग द कंप्लायंस ऑफ द पेशेंट। कंप्लायंस को, एडेरेंस को चेक करने के लिए हम DOTS 99 का यूज़ करते हैं। फास्ट ग्रोवर्स जो TB होती है उसमें हम आइसोनियाजिड यूज़ करते हैं, स्लो ग्रोवर में रिफैम्पिसिन और स्पर्टर्स में पायराजिनामाइड, ठीक है। तो HZ
HRZ, ठीक है, फास्ट ग्रोवर, स्लो ग्रोवर और स्पर्टर।